बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। आज की पहली बड़ी खबर सीधे आपको बताते हैं। नेपाल जल रहा है। जेनजी सरकार आई थी, लगा था कि माहौल बदल जाएगा, लेकिन जेनजी सरकार में हिंदुओं को मारा गया और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके बाद वहां पर माहौल गड़बड़ा गया है। दिखाते हैं आपको। हिंदू के मार रहे मुसलमान, 82% हिंदू में 18% मुसलमान जनजाति में। अब से बड़का शेर भ गए देश में, डाउन भ गए। मुसलमान को यहाँ से खेत दिया जाए, क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान को चलती चल रहा है, हमारे हिंदू को गोली मारता है, अत्याचार करता है। लेकिन दर्शकों, इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। कैसे आई आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। जेनजी सरकार जहां कावड़ यात्रा को ठीक से नहीं करा पाई, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारत में भी कावड़ यात्रा चल रही है और आप देखिए अलग अलग जगह पर कावड़ यात्रा ठीक तरह से चल रही है। लेकिन नेपाल में विवाद क्यों हुआ, दर्शकों आपको बताते हैं। दरअसल यहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं की हत्या के बाद लोगों में इतना गुस्सा है कि वहां पर मदरसे और मस्जिदें अब लोगों के निशाने पर आ गई हैं। देखिए आप, वहां पर लोगों ने मस्जिद में आग लगा दी है। नेपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमें सुनाइए इसका जरा। ये पूरा मस्जिद का इलाका है। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। दर्शकों देखिए आप, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, आग लगा दी गई है। दिखाइए जरा इसको पूरा, कैसे वहां पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया था। पानियों का पाइप कर देता लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या, नेपाली मीडिया बता रही है कि वहां पर अब लोग खुलेआम कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। दिखाइए जरा। हिंदू राष्ट्र कायम कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, धर्मनिरपेक्षता खारिज कर, धर्मनिरपेक्षता खारिज कर, मुस्लिम आयोग खारिज कर। देखा दर्शकों आप, सिर्फ इतना ही नहीं, अब कट्टरपंथियों से ऐसी तनातनी हो गई है कि उन्हें नेपाल से भगाने का भी नारा बुलंद किया जा रहा है। सुनवाइए जरा, नेपाल में हिंदू क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शकों, आप देखिए जरा, यहां पर दंगा कंट्रोल करने की जगह वहां के गृह मंत्री रील शूट करवा रहे हैं। यही होता है दर्शक,
यहाँ पर आप देखिए नेपाल में कई जगह पर आगजनी हो रही है और वहां के नए नए गृह मंत्री बने पूरी तरह से फेल हो गए और वो अपनी रील शूट कराने में व्यस्त है। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये कि आखिर नेपाल जल क्यों रहा है? नेपाल के हिंदुओं में इतना गुस्सा क्यों है? आप सोचिए जरा। हुआ ये दर्शकों कि वहां पर हिंदुओं को मारा गया और जब जेनजी सरकार ने नई सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, उसके बाद हिंदुओं ने कहा मोर्चा हम संभालेंगे। देखिए। नेपाल का गृह मंत्री जब मजार पर चादर चढ़ा रहा था, तब नेपाली हिंदू का शहर शहर खून बह रहा था। नेपाल की जेनजी सरकार कथित हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं पर हिंसा की ऐसी मूक गवाह बनी कि आज पीएम बालेन तक पहुंच गई। आईएसआई के इशारे पर मदरसों को अवैध फंडिंग कर नेपाल के रास्ते भारत में ये उस साजिश का सबूत है जिस पर कथित जेनजी सरकार आंखें मूंदे है। 500 जना छ मदरसामा तपाईको प्रशासनले त्यसलाई सिक्युरिटी दिइराछ त्यो पार्टमा संरक्षण दिइराछ। यहाँको सुन्नुस् न, इन्स्पेक्टर यहाँ डिएसपी साहब बस्दै थियो नि, सबैले तस्करी गर्ने, अब उसले 3 लाख खाने, अब महिनावारी खाने। जब इस सच से पर्दा उठा तो आईएसआई के एजेंट ने भारत के खिलाफ डिजिटल एजेंडा शुरू कर दिया। ये लोग आरएसएस फंड करता है। जब मोदी भारत में 2014 में आया, तब से ये लोग उभर के आया है। जिहादी साजिशों से नेपाली हिंदुओं का सब्र टूट चुका है। सड़कों पर उतरकर बहुसंख्यक न सिर्फ उपद्रवियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बल्कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हुंकार भर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कायम कर। लेकिन दर्शकों, सुना आपने, यहां पर कुछ लोग साजिश भी कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर भगवा झंडा लगाया जा रहा है। जेनजी सरकार वाला नेपाल पिछले 9 दिनों से जल रहा है। कावड़ पर नेपाल के हिंदू कट्टरपंथियों से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि यूपी की सनातनी सरकार में शांति से कावड़ यात्रा निकल रही है। ये हमारे दर्शक जानते हैं। अब जो नेपाल के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेपाल हिंसा से यह साबित होता है कि जेनजी मॉडल जुमलों तक साबित रहा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। जब सरकार चलाने की बात हो तो वहां अनुभव और अनुशासन चाहिए। यही वजह है कि यूपी में दंगाई जेल में है, भोले के भक्त यात्रा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नेपाल में आप देखिए बहुसंख्यक होकर भी हिंदू मर रहे हैं। 26 जुलाई से अब तक नेपाल में 3 हिंदुओं की दंगे में मौत हो गई। सुनसरी जिले में शुरू हुई हिंसा नेपाल के 8 जिलों तक चली गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में जबरदस्त पथराव है, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई। हालांकि दंगे के 8 दिन बाद जेनजी गृह मंत्री दंगाग्रस्त इलाकों में पहुंचे। गृह मंत्री सुदन गरुड़ ने मृतक गणेश यादव के परिवार वालों से मुलाकात की। हिंदू संगठन और गृह मंत्री से बातचीत के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है, लेकिन जमीन पर हिंदुओं में जेनजी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा वक्त रहते सरकार ने नहीं रोकी। यानी नेपाल के जेनजी मॉडल सरकार चलाने में पूरी तरह फेल हुआ। जबकि जंतर मंतर पर कई लोगों ने भारत में नेपाल मॉडल की बात कही थी ना, भारत में ये भी दावे किए गए थे, यानी भारत में भी कुछ ताकतें नेपाल जैसी कमजोर अनुभवहीन सरकार चाहती है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनवाते हैं आपको। में आप जानते हैं वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सरकार ने जो वादे किए थे एक भी नहीं पूरा कर पाए। और जो लोग
ये जेन जी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जेन जी जब कुछ कर नहीं पाता ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक वैक्यूम बन जाता है। लिबिया में एक वैक्यूम बना था। आप जानते हैं कि लिबिया के अब बेसिकली इफेक्टिवली दो टुकड़े हो गए। एक सरकार है जिसको संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता है और दूसरी है वो खलीफा हफ्तार, वहां चला रहा है, सारा तेल का एरिया उसके पास है। सिमिलरली मेरा मानना है कि इस समय नेपाल में भी दो सरकारें बन गई हैं। एक तो वो है जो सांप्रदायिक दंगे रोक नहीं पा रही है, बैलेंस शाह की हिंदू मुसलमान के बीच में कत्लेआम हो रहा है, और दूसरी सरकार वो है जो पीछे बैठकर रियर सीट ड्राइविंग कर रही है, सब कुछ यही चला रही है। भारत में कोशिश की थी, ये मकौड़ा पार्टी आई थी, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल सही बात है दर्शकों, क्योंकि यही कोशिश भारत में की जा रही थी, लेकिन आपको सावधान रहना है। क्यों दर्शकों? क्योंकि जब ये सरकारें आती हैं तो देखिए हिंदुओं की हत्या हो रही है, और मारा किसको जा रहा है? हिंदुओं को। पकड़ा किसको जा रहा है? हिंदुओं को। दिखाइए जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन दर्शकों, जब हमने कुछ और रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल भारत के खिलाफ भड़काने के लिए हो रहा है, और इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें, चीन और पाकिस्तान भी हो सकता है दर्शक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगला जो मैं आपको शख्स दिखाने वाला हूं, ये सारे शक को, जितना भी शक है उसे सच्चाई में बदलता है, क्योंकि ये ना जाने क्यों सीधे भारत पर आरोप लगाता है। ये क्या कहता है पहले आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। फैलाता रहता है ये लोग, आरएसएस फंड करता है। जब मोदी भारत में 2014 में आया तब से ये लोग उभर के आया है। मोदी का प्रोक्सी, बीजेपी का प्रोक्सी नेपाल में दंगा फैलाता रहता है, पता है। और आज ये जो मरा है, इसके हिंदू को मारना बंद करो बोल के अभी जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो देखने में बिहारी, बोलने में बिहारी, हाँ ऐसे लगता है। और खास करके अच्छे से नेपाली लैंग्वेज बोल नहीं सकता है, पता है। डिबेट करना बैठेंगे हम लोग, है ना। मैं नन हिंदू हूं, लेकिन मैं गीता को ज्ञान रखता हूं, है ना। ये हिंदू नहीं है, इससे गीता का ज्ञान है, और ये सब कुछ भारत करवा रहा है। ये भाषा किसकी है दर्शकों? ये भाषा उन्हीं ताकतों की है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। और इस बार इनकी साजिश पता है क्या है दर्शकों? नेपाल दंगों के बीच भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं। नेपाल के कुछ कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडा भी चला रहे हैं दर्शकों, ताकि भारत और नेपाल के बीच टकराव कराया जा सके। और ये सब पता है क्यों हो रहा है दर्शकों? ये इसलिए हो रहा है ताकि बालेन शाह की भारत यात्रा बीच में अटक जाए। दरअसल नेपाली पीएम बालेन शाह जल्द ही भारत आने वाले हैं, और चंद दिन पहले ही बालेन शाह का भारत दौरा तय हुआ, जहां दोनों देशों में कनेक्टिविटी, यूपीआई और ऊर्जा क्षेत्र पर समझौता होना है। लेकिन यात्रा के ऐलान के ठीक बाद दंगे होना क्या महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं दर्शकों। दावा यह है कि भारत विरोधी एजेंडे के पीछे वही पाकिस्तान के आईएसआई और चीन शामिल है। भारत से बालेन शाह की बढ़ती नजदीकी से ये लोग परेशान हो गए, इसलिए दंगों का दोष भारत पर मढ़ने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। नेपाल के सोशल मीडिया पर आपको पता है दर्शकों, दंगों को भारत प्रायोजित बताया जा रहा है, लेकिन वहां के हिंदू सुने और इसे आगे तक पहुंचाएं। कई कट्टरपंथी इसके लिए सीधे बीजेपी और पीएम मोदी का नाम ले रहे हैं। गृह मंत्री सुदन ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। विदेशी प्रोपेगेंडे को हवा देने वाले डिजिटल हैंडलर्स को भी तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया। नेपाल के अंदर से ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले कौन लोग हैं दर्शकों? ये वही उपद्रवी हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। अब इनकी गिरफ्तारी की भी तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी सवाल किया है, क्या वाकई नेपाल और भारत के रिश्ते से कई लोगों के पेट में दर्द होता है? सुनिए।
जब किंग का रूल था नेपाल के अंदर तो इंडिया के रिलेशंस नेपाल के साथ एक्सीलेंट थे। जब डेमोक्रेसी आई 2008 में तो वहां पे इंस्टेबिलिटी आ गई और कोई भी गवर्नमेंट वहां पे सरवाइव नहीं कर सकी। और इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेपाल के रिलेशंस इंडिया के साथ इंप्रूव हो। पिछले 3 साल के अंदर बहुत से पाकिस्तान की आर्मी के लोग, पाकिस्तान की पुलिस के और पाकिस्तान के आईएसए के वो रेगुलरली नेपाल के अंदर विजिट कर रहे थे। पाकिस्तान के आईएसए के पर्सन वो विजिट कर रहे थे नेपाल के अंदर रेगुलरली, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, या ना तो नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस सब के पीछे पाकिस्तान के आईएसए है, क्योंकि रिसेंटली नेपाल के पीएम बालन वो इंडिया विजिट करने वाले थे और यहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट होने थे, उनके पावर के एग्रीमेंट होने थे, डिफेंस के एग्रीमेंट होने थे, और इसी को डैमेज करने के लिए वहां पे कैंपेन किया गया और इंडिया को टारगेट किया गया कि इस सारी वायलेंस के पीछे इंडिया है, बल्कि सारी वायलेंस के पीछे जो हाथ है वो है पाकिस्तान की आईएसआई का। लेकिन दर्शकों, दाव उल्टा पड़ गया है। कैसे दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। साजिश की गई थी नेपाल को बर्बाद करने की, लेकिन वहां की सरकार कुछ समझ नहीं पाई और यह मामला बिगड़ता चला गया। यहां पर सरकार के खिलाफ साजिश की गई नेपाल की, और वहां आप देखिए सरकार समझ नहीं पाई और नेपाल जलने लगा। दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों, आप देखिए जरा, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा जा रहा है और वहां पर दावा किया जा रहा है कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं पर हमला किया, उनकी बस्ती भी जला दी। दिखाइए जरा इन्हें। अब फिर मामला बढ़ गया है। सुनवाइए जरा वहां क्या कह रहे हैं। आप सब देख रहे हैं सिरा के गोल बाजार एबी महल और नया हार्डवेयर में आग लग चुकल है। आप सब देख रहे हैं सिरा के गोल बाजार एबी महल और नया हार्डवेयर में आग लग चुकल है। दरअसल दर्शकों, एक बहुत बड़ा दावा हुआ है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अवैध मदरसे और मस्जिदें। आपको पता है, मदरसे से पत्थरबाजी हुई और नेपाल में ये मदरसे एकाएक खड़े हो गए। कई जगह पर अवैध मस्जिद भी बनाई। अब वहां पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। दर्शक, ये आप देखिए जरा, जो मदरसे चल रहे हैं ये अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, जब मदरसे और मस्जिदों की साजिश खुली और जब वहां के नेपाल के हिंदुओं ने हमला किया, तो वहां पर अब झोला उठा के अपना रास्ता बदल लिया है घुसपैठियों ने। दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में नेपाल में छिपे घुसपैठिए झोला उठाकर निकल पड़े। देखिए उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। हम लोग दिन भाई दर्शकों, ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी और नेपाल के हिंदू इस साजिश पर क्या कहते हैं ये तो आपको सुनना ही चाहिए। सुनवाइए जरा। 500 जना छ मदरसामा, तपाईको प्रशासनले त्यसलाई सिक्युरिटी दिइरहेको त्यो पार्टमा संरक्षण दिइरहेको भइरहेछ। तर हामी डिस्कस भएर केही काम सुन्नुस् न, एउटा स्कुल दर्ता भएन भने एउटा सुन्नुस् न, बिना डाक्टरको बिना लाइसेन्सको डाक्टरले उपचार गर्न पाउँदैन। मदरसाको लाइसेन्स छ सोध्नु त नेपाल सरकारले दर्ता गरेछ, दर्ता नै भएको छैन, लाइसेन्स भएको छ। के कुरो भएको तपाईहरु सुन्नुस् न, तपाईहरु होइन यहाँको सुन्नुस् न, इन्स्पेक्टरले यहाँ डिएसपी साहब बस्दै थियो नि, त्यो मेहता महतोले बसिरहेको थियो नि, त्यो राईले यहाँ थियो नि, सबैले तस्करी गर्ने, अब उसले 2 लाख खाने, अब महिनावारी खाने। लेकिन दर्शकों, आज सवाल यह खड़ा होता है कि ये मदरसे एकाएक नेपाल में इतनी संख्या में कैसे आ गए और बॉर्डर इलाकों में खासकर मस्जिदें बन गई। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये सालों की तैयारी है आईएसआई की। दर्शकों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझिए जरा इसे। नेपाल हिंसा के पीछे मदरसे का कनेक्शन सामने आए, से एडजस्ट करिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि तराई में सैकड़ों अवैध मदरसे हैं और इन मदरसों में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को शरण दी जाती है। ये घुसपैठिए नेपाल सीमा पर तरह तरह के तस्करी के काम करते हैं। धीरे धीरे घुसपैठ के सहारे तराई इलाके में डेमोग्राफी तक बदल दी गई। दर्शकों,
आपको बताऊं, जब मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में यहां बढ़ने लगी तो वो हिंदुओं पर सीधे हमला करने लगे और नेपाल में कुल मदरसों की संख्या लगभग 3000 से ज्यादा पहुंच गई। इनमें 1800 से ज्यादा अवैध हैं या गैर पंजीकृत मदरसे चलाए जाते हैं और इन मदरसों में 7000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। मदरसों और घुसपैठियों की तादाद बढ़ाने की वजह से बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, जिसमें विदेशी फंडिंग के भी खुलासे हो। दरअसल भारत नेपाल के बीच लगभग 1700 किलोमीटर की खुली सीमा है। दोनों देश बिना वीजा और कड़ी चेकिंग के लोगों का आने जाने की पूरी सुविधा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। और आईएसआई इसी सिक्योरिटी छूट का फायदा उठाकर गुर्गों को इन्फिल्ट्रेट करती है। दर्शकों, क्या होता है आप समझिए। इसी के लिए 1980 के दशक से काठमांडू में आईएसआई ने शरण ले ली है और लो प्रोफाइल जोन है ये। नेपाल के इसी रूट को खुला रखने के लिए आईएसआई इन मदरसों को फंडिंग भी करती है और दर्शकों इसलिए खुलासा हुआ है कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। नेपाल में हो रहे हालिया हिंदू मुस्लिम दंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम है और इनका एक टूल किट है और उस टूल किट के अंतर्गत कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो चाहे नेपाल में हो और वही चीज़ भारत में देखी गई। जिन मदरसों और मस्जिदों के बारे में ये बताया जाता है कि उनका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार आदि हुआ है, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और वहाँ ला करके नाजायज़ बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को बसाया गया। नाजायज़ बांग्लादेशी रोहिंग्या ने वहाँ जाकर के अपनी बैठ बनाई, अपने परिवारों को बुलाया और डेमोग्राफिक चेंजेस की भरपूर कोशिश की। भारत ने जो कार्रवाई की है FCRA के अंतर्गत, वही नेपाल में भी लागू होनी चाहिए और जो भी अवांछनीय तत्व हैं, इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको नज़रबंद करें और उनको अपने देश वापस डिपोर्ट करें। दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दर्शकों आज एक नया विवाद सामने आया लखनऊ में। लखनऊ में क्या हुआ दर्शकों की एक सेना है, एक आर्मी है और वो कसमंडी किले में पहुंच गई जलाभिषेक करने के लिए। आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। यहां आप देखिए, सावन का पहला सोमवार है और ये एक विवादित ढांचा है और यहां जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ कई संगठन के लोग पहुंच गए और वहां पर पहले से ही पुलिस बल तैनात था। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये लोग लाखन आर्मी के हैं दर्शकों और ये आर्मी यहां पर पहुंची तो पुलिस भी पहले से ही तैनात थी। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से। दर्शकों, जब विवाद बढ़ा तो ढांचे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह का विवाद खतरे से खाली नहीं होगा। नेपाल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दर्शकों। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। यहां तो कसमंडी किला और इधर ताजमहल पर भी कुछ लोग पहुंच गए जल चढ़ाने के लिए। कहने लगे कि ये तेजो महल है, यहां पर हम जल चढ़ाएंगे। दिखाइए जरा, वहां पर भी पुलिस की टीम मौजूद थी और उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन दर्शकों, ये विवाद सोचिए आप, नेपाल में विवाद चल रहा है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लगा हुआ है। और क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, ये लोग यहां क्यों पहुंचे, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, सावन के पहले सोमवार पर लखनऊ में जोरदार हंगामा हुआ। लाखन आर्मी के लोग कसमंडी में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। इसे एडजस्ट करिए। विवादित ढांचे पर जलाभिषेक से ठीक पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने वहीं पर बैठकर धरना दिया। यही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लाखन आर्मी का दावा है कि वो 108 गांव से पवित्र मिट्टी लेकर आए हैं, लेकिन विवादित ढांचे के चलते पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। कसमंडी के किले को लेकर पासी समाज और मुस्लिम पक्ष में लंबा विवाद है। पासी समाज का दावा है कि 11वीं सदी में कसमंडी किले का निर्माण हुआ, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कसमंडी कभी महाराज कंस पासी का किला हुआ करता था। अब पासी समाज कसमंडी किले को शिव उपासना का स्थल भी मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष किले को मकबरा और कब्रिस्तान बताता है, जिसके चलते किले का ASI सर्वे और कार्बन डेटिंग की भी मांग की जाती है। अब इसे लेकर लाखन आर्मी का अलग दावा है, वो भी आपको सुनवाता हूं। 2-3 वर्षों में
लोगों ने अपना प्रोपोगंडा इस्तेमाल करके इसको बनाने का काम किया और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। पहले हमारा ये मंदिर और किला यहाँ पर था, महाराजा कंसापासी जी का किला था, जो 980 ईस्वी से 1032 तक चला। कुछ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने इस जगह पर, मतलब हमारे राजपासी राजा कंस के किले पर, हमारे आरासियू मंदिर जो मंदिर था वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा करके मजारे, सीमेंटेड मजारे बनाना शुरू कर दी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। सीधे आपको यूपी से लेकर चलते हैं झारखंड, जहां पर देश की निगाहें नहीं है, क्योंकि यहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दर्शकों, कॉकरोच आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये पहले क्लियर कर दूं, साफ कर दूं। कॉकरोच नहीं, ये हैं छात्र जो झारखंड में सोरेन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इनकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ना कॉकरोच पहुंचा, ना कोई विपक्ष का नेता पहुंचा। जो जंतर मंतर पर थे अब वो गायब हो गए। देखिए जरा। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। पीसफुल प्रोटेस्ट किए जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीके हो। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। पैसा लाओ, नौकरी लो। राहुल जी कैसे कैसी नौकरी? अरे मैं राहुल जी नहीं हूँ। राहुल क्रांति आप नहीं हैं? अरे नहीं, मैं सुधीर गुप्ता हूँ। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। ये जेपीएससी का जो 14वीं का एग्जाम हुआ तो उसको रद्द कराने के लिए एक मसाल जुलूस है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं जिन छात्रों को बिल्कुल इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए, ये अब सड़कों पर बीच बारिश। सुनवाइए जरा वहां क्या नारेबाजी हो रही है। लेकिन दर्शकों ये कॉकरोच नहीं है, ये सियासी कॉकरोच नहीं है, ये असली छात्र है और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ये आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अनोखा आंदोलन कर रहे हैं। दिखाइए जरा इसे। तुम जो पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे। एक तरफ तराजू में पैसे रखे हैं, दूसरी तरफ तमाम परीक्षाएं रखी हुई हैं। यानी छात्रों का कहना है कि पैसे लेकर सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है और ये अनोखा प्रदर्शन आज छात्रों ने भी किया। सुनवाइए जरा इन्हें। नौकरी ले लो, नौकरी, पैसा लाओ, नौकरी लो। राहुल जी कैसे कैसी नौकरी? नौकरी ले लो, नौकरी, नौकरी। 500 रुपया लग रहा है। अरे और पैसा है, और पैसा है। थोड़ा सा कुछ सोचिए सर हमारे अब तिवारी जी से बात कीजिए। सर हम दे देंगे सर, मेरी नौकरी हो जाएगा सर। एकदम बिल्कुल 100% दे दीजिए सर हमको सर, हमको दे दीजिए सर, मिल जाएगा। नंबर है ना, फोन कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। कितना लगेगा सर? कौन सा नौकरी आपका है? हमको मेरा TGT 2016 है सर। 15 लाख। ये तो सहायक आचार का। मेरा कितना है सर? 20 है। बाप रे सर, आप लोग क्या करें सर? हम लोग को जिंदा रहने दीजिएगा। दर्शकों जंतर मंतर पर आंदोलन में गालियां थी, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन ये जो छात्र हैं
ये वहां पर शेरो शायरी के तौर पर अपने आंदोलन को बढ़ा भी रहे हैं और सरकार को चेता भी रहे हैं। सुनाइए जरा। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। छात्र कह रहे हैं कि तमन्ना रख मैं अपने वतन के काम आ जाऊं। और दर्शकों, ये आपको मैं अंतर बताता हूं। यहां तो कहां से पैसा आ रहा था, बांग्लादेश, कतर, ना जाने कहां से पिज्जा, बर्गर और थोक में आ रहा था जिसको जो चाहिए। लेकिन यहां आप देखिए, कुछ छात्र जो हैं सूखी रोटी खा रहे हैं और लोग इस पर भी सवाल खड़ा करेंगे दर्शकों। लेकिन आप देखिए जरा कैसे छात्र रोटी पर सब्जी रखकर खा रहे हैं। यहां कोई फंडिंग नहीं है, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है, ये सियासी कॉकरोचों का आंदोलन नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग जंतर मंतर पर आजादी आजादी का नारा लगा रहा था, सनातन के खिलाफ बातें कर रहा था, लेकिन यहां छात्रों ने पहले ही आगाह कर दिया है। सुनिए जरा वहां छात्र क्या कहते हैं। आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सियासी नेता गायब है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं वहां पर छात्रों का दर्द कैसा है। सुनवाइए जरा इसे। अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए तो शायद इतना तकलीफ ना होता। लेकिन घर से निकले हैं बोलकर सिविल सर्विस क्लियर करेंगे पापा, जरूर होगा दीदी। अरे एज खत्म हो गया, यही हिसाब होगा, यही सबका हिसाब होगा। बहुत खून के आंसू रुले हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट सीरियल में रोए हैं हम लोग। नौकरी लेके लोग क्या पताका फहराते हैं, हम लोग नालायक थे क्या? लेकिन आज दर्शकों मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, इस आंदोलन की सच्चाई क्या है। जो लोग सियासत करते हैं वो अपना हित साधते हैं, लेकिन यहां छात्र मांग उठाते हैं। क्या मांग करते हैं दर्शकों? पहला तो कि हेमंत सरकार इस्तीफा दे, और ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? उनका कहना है जेपीएससी परिणाम में आपने धांधली की है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। टुकड़ों में आपने रिजल्ट जारी किया, इसका कारण क्या है आपको बताना होगा। ओएमआर शीट में जो आपने हेरफेर किया है उसका कारण बताना होगा, और परीक्षा से पहले वहां आंसर रटवाए गए दर्शकों। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो अभी तक सोरेन क्यों चुप है? सोरेन तो सोरेन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम वो लोग जो जंतर मंतर पर सियासी मंच सजाकर बैठे थे, कॉकरोचों से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अब वो कहां गायब हो गए? देखिए रिपोर्ट। देश के छात्रों को हक दिलाने के नाम पर जिस कॉकरोच छाप एजेंडे की शुरुआत हुई थी, देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलाने के लिए जिन शरारती तत्वों की फंडिंग हुई थी, वो कॉकरोच झारखंड में अंडरग्राउंड हो गए। न दिपके दिख रहा है, न राका, और केंद्र सरकार से मोलभाव करने वाला सौरभ दास, जो गड़बड़ी पर सीधे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात कर चुका है। लेकिन जब कांग्रेस समर्थित सरकार में छात्रों के भविष्य पर सवाल उठे, जेपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी का मैटर एक्सपोज हुआ, तो सारे कॉकरोच बिल में छिप गए। न आजादी का नारे लगाने वाला गैंग दिखा, सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने वाले अरविंद केजरीवाल, न संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखे, न 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी, क्योंकि झारखंड में इंडी की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में। आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? झारखंड में आंदोलन जंतर मंतर जैसा, यहाँ भी वांगचुक की तरह अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। लेकिन ना तो यहाँ पत्थरबाज है, ना दीपके के गालीबाज, यहाँ मैटर थोड़ा प्रोफेशनल है।
लेकिन दर्शकों, इन छात्रों को तो कई लोग छात्र ही नहीं मान रहे, कह दे रहे हैं भाई ये तो बीजेपी ने खड़े किए हैं। अरे एग्जाम तो उनका भी हुआ, परीक्षा तो उनकी भी हुई, पेपर तो उनका भी चोरी हुआ, पैसा तो उन लोगों का भी गया जो मेहनत कर रहे थे। दर्शकों, ये देखिए यहां पर भूख हड़ताल करने वाले बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरह रांची के छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। दर्शकों, जैसे दिल्ली में सोनम वांगचुक जैसे चेहरे पर अनशन शुरू किया गया, ठीक उसी तर्ज पर रांची के देवेंद्र नाथ ने अब मोर्चा संभाला है। वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं और झारखंड में भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग भी की गई है। आपको बताऊं दर्शकों, इसको लेकर देवेंद्र नाथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जेपीएससी परीक्षा में हर लेवल पर गड़बड़ी हुई है। आरोप तो यह भी है कि सबसे पहले कट ऑफ तय करने में गड़बड़ी की गई, मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं दर्शकों, जो छात्र मुझे सुन रहे हैं, राज्य सरकार ने जिसे हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया था, उसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को परीक्षा संचालन करने का काम सौंप दिया। झारखंड में जो छात्र मुझे सुन रहे हैं, छात्रों का आरोप यह भी है, आपका आरोप बता रहा हूं, सरकार से सवाल कर रहे हैं वो लोग की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र भी रटवाए गए। नेपाल, बिहार, बंगाल से जाकर 135 से 150 प्रश्न रटवाए गए, जिनमें से जेपीएससी परीक्षा में 120 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए। दर्शकों, दावा तो यह है कि इसके सबूत 20 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन को दिए गए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ ने कहा कि इसी के बाद सरकार हरकत में आई। हालांकि जो मेमोरेंडम सौंपा था वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब झारखंड के छात्र जिम्मेदारों का इस्तीफा मांग रहे हैं और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर तगड़ा एक्शन भी होगा। सुनिए छात्र नेता क्या कहते हैं। 5 जुलाई से इस लड़ाई का शुरुआत किए हैं और 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए, 8 जुलाई को पुतला दहन किए, 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए और जो साक्ष्य और सबूत सौंपे, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई जेपीएससी पर। और कार्रवाई और जांच शुरू होने के साथ ही बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। कई लोग गिरफ्तार हुए, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोग गिरफ्तार हुए। एल ख्यांगते इस्तीफा भी दिया चेयरमैन के पोस्ट से। उसके बाद हम लोग इस सत्याग्रह के 5वें दिन हम लोग संविधान मार्च निकाले, लेकिन तब तक जो मांग पूरा होना चाहिए, जो मांग पत्र हम लोग सौंपे थे, हालांकि कुछ मांगों पर सरकार घुटना टेका है, क्योंकि मात्र 16 दिन का समय दिया था मुख्य परीक्षा के लिए, उसको स्थगित किया है। साथ ही साथ जांच हम लोग ने सीबीआई का मांग किया था, लेकिन सीआईडी से जांच करा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, अब तो झारखंड से आवाज उठने लगी है। अरे राहुल गांधी कहां हैं? अरविंद केजरीवाल कहां हैं? अखिलेश यादव कहां हैं? वहां के छात्र पूछने लगे ये सारे नेता कहां गायब हो गए? सुनवाइए जरा, दिखाइए इन्हें। लेकिन दर्शकों, अब सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा हूं। जो कॉकरोच कल तक पार्टी कर रहा था, 5 स्टार होटल में डांस कर रहा था, वो अब बहानेबाजी कर रहा है और सिर्फ फोन पर बात कर रहा है, छोटा सा वीडियो कॉल। सुनवाइए जरा ये क्या कहता है, कैसे बहाने बनाता है। प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। एक बार आ जाएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ आने की। अभी मुझे हम लोग चाहते हैं सर, आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। एक बार आ जाएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ आने की। अभी मुझे अभी भी टाइफाइड हो रखा है, मैं अभी भी। हम लोग चाहते हैं सर, आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। एक बार आ जाएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ आने की। अभी मुझे अभी भी टाइफाइड हो रखा है, मैं अभी भी। वो कह रहा है मुझे टाइफाइड है, बराबर इंटरव्यू दे रहा है दर्शकों, टाइफाइड हो रखा है, बराबर बात कर रहा है, लेकिन जब झारखंड जाने की बात आई तो बहाने बनाने लगा। सुनवाइए जरा इसे। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से।
लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, रांची से छात्र किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाइए जरा। यहाँ पर जो इन लोग है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे छात्र लगातार 10वें दिन जो है इस धरना प्रदर्शन पर है, जिसे ये लोग सत्याग्रह बता रहे हैं। और यहाँ पर जो इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ के स्थानीय लोग भी जो है उसमें सहयोग कर रहे हैं और लगातार इनके यहाँ पर सर्वाइव करने में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें जरा सा भी समस्या नहीं आ रहा है। और छात्रों की मांग है कि जब तक पेपर लीक की इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाता है, तब तक जो है ये धरना, ये सत्याग्रह अनवरत यूं ही चलता रहेगा। हमारे सहयोगी वीरभद्र की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अब दर्शकों उन कॉकरोचों की सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ दिन पहले तक 5 स्टार में नाच रहे थे, गाने बजा रहे थे, दर्शकों वहां पर फूहड़ तरा गए। और अब जब असली छात्रों ने इन्हें बुलाया तो ये सियासी कॉकरोच कह रहे हैं कि मुझे टाइफाइड हो गया है। ये वही दीपके दर्शकों जो थोड़े दिन पहले नाच रहा था, सौरभ दास और राका इसका साथी सब डांस कर रहे थे, लेकिन अब एकाएक इसे टाइफाइड हो गया है। झारखंड के छात्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे समर्थन देने के लिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और दीपके से अपील की। लेकिन अभिजीत दीपके ने फिलहाल रांची जाने से इनकार कर दिया है। दीपके ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बीमारी का हवाला दे दिया। उसने कहा वो अभी रांची नहीं जा सकता क्योंकि वो बीमार है। हालांकि दीपके ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही, लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल पर। लेकिन टाइफाइड की वजह से वो कह रहा है कि बेड रेस्ट है। तो थोड़े दिन पहले पार्टी कौन कर रहा था? दरअसल रांची के बापू वाटिका मैदान में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी की परीक्षा में शिक्षा विभाग ने धांधली की। ऐसे में जिम्मेदार शिक्षा विभाग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सीएम हेमंत सोरेन के पास है। और आपको बताऊं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह फैसला लिया गया, यानी जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है। ऐसे में आरोप है कि जंतर मंतर वाले जो सियासी नेता वहां पहुंच रहे थे, वो झारखंड से क्यों दूरी बना रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सोरेन सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा है। और सीजेपी सोशल मीडिया पर जरूर झारखंड के छात्रों के समर्थन में है, लेकिन उसी तीव्रता से ग्राउंड पर आंदोलन को सपोर्ट करेगी या नहीं, फिलहाल अभिजीत दीपके के बयान से पूरी तरह साफ हो गया दर्शकों कि वो अभी इसे टाल रहे हैं। सुनिए जरा छात्र क्या कहते हैं। बिल्कुल, बिना सरकार के संरक्षण के किसी का कैसे इतना हिम्मत होगा कि वो एमआर कॉपी को बदल रहा है, पेपर को लीक कर रहा है। जेपीएससी पर 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हुआ, छात्रों को न्याय नहीं मिला। जांच होता है, कुछ कार्रवाई होती है, कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है, यानी ये दिखावे के लिए। बिल्कुल, इनके लिए कुछ तो सरकार ऐसा बेनिफिट लाए, कुछ उनके कि जो मेहनत करे उसको कुछ फायदा हो, उसको नौकरी मिले, वो कुछ आगे बढ़ के दिखाए, कुछ करके बताए। वो चाहे गरीब घर का है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको पढ़ने लिखने के बावजूद उसको नौकरी का हक नहीं है। नौकरी का हक सबको है। जब वो मेहनत करके नहीं ला पा रहा है तो ये तो वो चीज़ बहुत गलत हो। लोगों का जब मांग अगर पूरा हो जाता तो हम लोग यहाँ से उठ जाते, लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। ना सरकार के कोई प्रतिनिधि सुध लेने आ रहे हैं कि क्या है, कैसा है, नहीं है। कुछ जानने के लिए भी वो हमको नहीं लगता है कि वे लोग दिलचस्पी है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, वहां के छात्र कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि आ नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि दर्शकों वहां पर सियासी एजेंडा किसी का नहीं है। वहां छात्र बैठे हुए, ये आप देखिए दर्शकों, ये छात्र बेचारे बारिश में परेशान हो रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि ये तो बीजेपी वाले हैं, इनमें से कोई बीजेपी वाला है क्या? दर्शकों फुल फ्रेम दिखाइए। यह तस्वीर ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम क्या है। आप देखिए, युवा साथी तिरपाल के सहारे अपने आप को इस बारिश में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं इस आंदोलन के जनक कुणाल प्रताप सिंह जी है। वो भी लगातार छात्रों के साथ कांधे से कांधे मिला करके इस आंदोलन को प्रखर रूप दे चुके हैं। लेकिन दर्शकों एक बात आप देखिए, जब नीट का पेपर लीक हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो हेमंत सोरेन भी इस्तीफा मांग रहे थे, और अब खुद पर बात आई तो ना जाने कहां छिपे हुए हैं, बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। सुनवाइए जरा इसे। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है।
किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। और वहीं अगर आप देखें कि विगत कार्यकाल से लेकर आज तक हम लोगों ने निरंतर नियुक्तियां की। मुझे नहीं लगता है कि पिछले टेन्योर में हम लोगों ने सरकारी और अनुबंध और गैर सरकारी मिलाकर के 1.5-2 लाख लोगों से कम नियुक्तियां की हो। देखा दर्शकों, आपने ये इस्तीफा मांग रहे थे लेकिन अब तो गायब हो गए। अब झारखंड के छात्र किसे बुला रहे हैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जाएंगे क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने के लिए? और अरविंद केजरीवाल जो रील बना रहे थे वो जाएंगे क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने? अखिलेश यादव के सांसद खुद डिंपल यादव पहुंची थी कॉकरोचों के प्रदर्शन में। लेकिन अब ये तीनों पार्टियां क्या झारखंड के छात्रों के साथ जाएंगे? झारखंड के छात्रों के साथ मंच साझा करेंगे? क्या ये भी हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे? सुनिए जरा। झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उनके राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है। जिन्होंने सत्र का 2 सप्ताह चलने नहीं दिया इसी नीट की परीक्षाओं को लेकर के, आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? और दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको लेकर चलता हूं झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में, क्योंकि वहां तो बड़ा उलटफेर हो गया है दर्शकों। पहले ही राउंड में नितिन नवीन सम्राट चौधरी फेल हो गए और इधर पीके आगे निकल गए दर्शकों। लेकिन आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव फेल हो गए। कैसे, पहली तस्वीर दिखाइए, आपको लेकर चलता हूं। ये आप देखिए, बांकीपुर में जनसुराज पार्टी का खाता खुल गया है बिहार में दर्शकों। और इधर यहां दतिया में बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। लेकिन गुजरात में अभी भी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जीत मिली है। लेकिन यहां दर्शकों आप देखेंगे तो 2-1 से बीजेपी पिछड़ रही है। आइए आपको लेकर चलता हूं बिहार। बांकीपुर में तो ऐसा उलटफेर हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। विधानसभा चुनाव में जिन्हें अंडा मिला था उनका भी खाता खुल गया है, प्रशांत किशोर का, और उन्होंने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की है। दर्शकों आपको बताएं, प्रशांत किशोर ने यहां पर एक भी राउंड में पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी वो हर राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी से आगे ही रहे। दिखाइए जरा कैसे जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, आज बीजेपी ने लगभग 200 किलो लड्डू बनवाए थे कि जीतेंगे तो लड्डू बांटेंगे। अब ये लड्डू भी रह गए। देखिए जरा, बीजेपी को उम्मीद थी कि बिहार में जीत मिलेगी, लेकिन ये लड्डू अब कहीं बांटने के लिए नहीं रह गए। अब ये लड्डू भी खराब हो गए। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जबरदस्त जीत मिली है यहां प्रशांत किशोर को। नंबर 1 पर रहे प्रशांत किशोर। और आप देखिए, बीजेपी की तरफ से ये नितिन नवीन की सीट खाली हुई थी, नीरज सिन्हा यहां से उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी हार हुई है। और आरजेडी तो इस चुनाव में कहीं नहीं दिखी और इसलिए प्रशांत किशोर बाजी मार गए हैं और उनकी जीत हुई है। लेकिन पीके की जीत के फैक्टर क्या है? क्या बिहार की राजनीति यहां से बदल जाएगी? और उधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार परीक्षा में कैसे फेल हो गई, दिखाएंगे आपको। पहले रिपोर्ट। अपनी पहली परीक्षा में फेल हुए नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर में उनके घर में पीके ने दे दी करारी मार।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव से भी पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मोहन यादव भी अपने पहली एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। बस लाज बचाई तो केवल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने, जिन्होंने मांजलपुर से बीजेपी उम्मीदवार को बम्पर वोटों से जिताकर भेजा। तो सवाल ये, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इन चुनावों पर जेनजी के आंदोलन का असर दिखा या रणनीतिक चूक, भीतर घात और अति आत्मविश्वास ने पार्टी की लुटिया डुबो दी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत और असम में हैट्रिक के बाद बीजेपी का घोड़ा 7वें आसमान पर था। कहते हैं चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है, और ये भी कि उपचुनाव में जीत के बड़े मायने नहीं होते। लेकिन सवाल ये, क्या ये महज उपचुनाव के नतीजे हैं या आने वाले दिनों में इसके बड़े सियासी परिणाम देखने को मिलेंगे? कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके। लेकिन दर्शकों, पीके ने जो गेम पलटा है उसकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं हो रही है। दर्शकों, देश भर के राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पीके ने ऐसा क्या किया। पीके ने कुछ किया या फिर बीजेपी ने नहीं किया, यह भी सवाल है। क्योंकि बिहार में बड़ा सियासी धमाका हुआ है दर्शकों। बीजेपी अपने गढ़ में ही चुनाव हार गई है। पटना की बांकीपुर सीट पर पीके को जीत मिली है दर्शकों। पीके ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को करारी शिकस्त दी। प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों से यह जीत हासिल की है और विधानसभा में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है दर्शकों। पीके की जीत के साथ ही बिहार में जनसुराज का खाता खुल गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को कुछ नहीं मिला था, एक भी सीट नहीं मिली, शून्य पर रहे थे। और 2025 में बिहार की कुल 243 सीटों में से 238 पर जनसुराज ने चुनाव लड़ा था। आपको बताऊं, पीके की जनसुराज पार्टी का महज एक उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था। बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवार तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर थे। हालात ये थे कि खुद प्रशांत किशोर भी चुनाव मैदान में नहीं आए थे। लेकिन इस जीत ने पार्टी को एक संजीवनी दे दी है, क्योंकि बांकीपुर सीट 3 दशकों से बीजेपी की गढ़ रही है और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। नितिन से पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा यहां से चुनाव जीतते थे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने यहां से इस्तीफा दे दिया था और यहां से बीजेपी की हार इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये पटना की शहरी सीट है और बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी की अगुवाई में बीजेपी सरकार सत्ता में है। लेकिन अब सम्राट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए जीत पर पीके ने क्या कहा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, खुद प्रचार करने गए, उनकी ही सीट थी। यानी अब कहा जा रहा है कि ये नितिन नवीन की हार है और ये हार इसलिए चुभेगी बीजेपी को। दिखाइए अगली तस्वीर, क्योंकि सरकार अब बीजेपी की है बिहार में। सम्राट चौधरी यहां पर खुद गए, लेकिन वो भी यहां पर चुनाव जिता नहीं पाए। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी ने किया क्या, ये गड़बड़ी कैसे हुई, ये हार क्यों मिली। दर्शकों, इसकी हमारी टीम ने रिसर्च की और रिसर्च में जो सामने आया है दर्शकों, वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। विपक्ष ने मिलकर बीजेपी को हराया है दर्शकों। पहली खबर तो ये सुन लीजिए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां पीके के साथ रहीं। तेजस्वी अलग थे, लेकिन तेज प्रताप ने पीके का समर्थन किया। बांकीपुर में आरजेडी का एमवाय समीकरण भी टूट गया। कैसे? खबर यह है कि मुसलमानों ने पीके को बम्पर वोट दिया। यादवों का एक बड़ा तबका भी पीके के साथ रहा, क्योंकि उनका पहला मकसद बीजेपी को हराना था। और आपको बताऊं, पीके ने सवर्ण वोटों में भी सेंधमारी की। बांकीपुर शहरी और सवर्ण बहुल सीट मानी जाती है। कायस्थ सबसे ज्यादा हैं, जबकि पीके पंडित हैं। पीके को मिले 50% वोट भी इस ओर इशारा करते हैं।
और बीजेपी ने दर्शकों नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, जो कमजोर उम्मीदवार है। नीरज पीके के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। और समझिए जरा, नीरज सिन्हा की उम्र को लेकर भी विवाद हुआ। नीरज ने उनसे पहले पार्टी ने अभिषेक सिन्हा को उतारा था, लेकिन आनन फानन में उनका नाम वापस ले लिया गया। यह भी एक बड़ी दिक्कत हुई और बीजेपी बांकीपुर से लगातार जीतती रही है। ये अति आत्मविश्वास में आ गए, कहा कुत्ते बिल्ली भी यहां से जीत जाएगी। बांकीपुर में 3 दशक से उसका कब्जा था। पार्टी को लगा यहां उनका जीतना तय है, किसी को भी उतार देंगे। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी जीत बिल्कुल पक्की मान रही थी, लेकिन दर्शकों प्रशांत किशोर ने इस छवि को खराब किया और इसी का फायदा उन्हें चुनावों में मिला है। सुनवाते हैं आपको बीजेपी के प्रत्याशी क्या कहते हैं। मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूं, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए उनको कुछ कहना है इसमें, कुछ नैतिक आधार पे कुछ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पूछिए। मैंने बोला ना कि बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे। कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। जीत के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, लेकिन ये अपेक्षाएं जो बांकीपुर के मतदाताओं की है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हवाई बातों के बजाय जो आम लोगों के जीवन की कठिनाइयां हैं, जो उनके सरोकार के मुद्दे हैं, उनको हल करने में उन्हें वक्त देना चाहिए। अब दर्शकों, यहां तो आपने देखा कि बीजेपी को हार मिली, लेकिन दतिया में तो बड़ा गेम हो गया। खबर यह है कि अंदर खाने बगावत ऐसी रही कि कांग्रेस पार्टी जीत गई। दिखाइए जरा कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाया, सुनवाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों आपको याद होगा, दतिया नरोत्तम मिश्रा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था और नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में कांग्रेस पार्टी की फिर जीत हुई। इसके पहले भी नरोत्तम मिश्रा को हार मिली थी चुनावों में दर्शकों, लेकिन यहां उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत गई है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, नरोत्तम का जब टिकट कटा तो हंगामा हुआ, लेकिन नरोत्तम रोने लगे थे। सुनवाइए जरा इसे। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। लेकिन सवाल यह कि नरोत्तम मिश्रा तो रो दिए थे, फिर चुनाव में 6000 वोटों से शिकस्त कैसे मिली? इसके आसपास ये नंबर है दर्शकों। मैं आपको बताता हूं, मोहन यादव का जो अभी तक पहला टास्क था उसमें वो फेल हो गए दर्शकों। एमपी के दतिया में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। घनश्याम ने 6000 से ज्यादा वोटों से आशुतोष तिवारी को हरा दिया है। दतिया की हार मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बड़ा झटका है दर्शकों, क्योंकि उनके सीएम बनने के बाद यह पहला उपचुनाव था। और आपको बताऊं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की भी अग्नि परीक्षा थी,
क्योंकि दतिया की कमान हेमंत खंडेलवाल के पास ही थी। बीते 2.5 साल में दतिया सीट पर बीजेपी की ये दूसरी हार है। 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराया, लेकिन एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। अब आपको बताऊं, उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा फिर से मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट काट दिया तो उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया। आला कमान की सख्ती के बाद नरोत्तम मिश्रा शांत हुए, प्रचार भी किया, लेकिन नरोत्तम के पोलिंग बूथ पर ही पार्टी जीत नहीं पाई। सवाल यह कि कैसा प्रचार है ये, जिसके बाद उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों कि अंदर खाने ऐसा क्या हो गया जो पार्टी चुनाव हार गई। सुनिए। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। नहीं, दतिया का चुनाव राहुल गांधी जी की जो जीत है, राहुल गांधी जी की जो प्रयास है, देश में जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बनाया, जो जनता की आवाज़ बने, जो युवाओं की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, हर वर्ग की जिसको नीड होती है एक विपक्ष की, वो जो राहुल गांधी आवाज़ उठाते उसका असर था दतिया। तो देखा आपने, इधर मोहन सरकार को झटका लगा तो जीतू पटवारी को संजीवनी मिल गई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे दर्शकों और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवद गीता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। बुरे समय में ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं। अक्सर समस्या का मूल कारण खुद के अंदर होता है। स्वयं को समझना ही बदलाव की शुरुआत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों, ख्याल रखिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।